नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी बीएलएलबी सेकंड सेमेस्टर में आपका मैं स्वागत करता हूं और मैं फिर कहना चाहूँगा कि एमडीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट्स तक मैटर को पहुंचाने का बहुत ही अच्छा काम किया है। सेकेंड टॉपिक में हम जब बात करते हैं शासन, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सहित केंद्र और राज्य सरकारों की संरचना एवं कार्यबल में, तो जो भारत की शासन संरचना है एक जटिल और व्यापक प्रणाली है। जटिल क्या है? व्यापक प्रणाली है। शासन संरचना को 3 भागों में हम बांट सकते हैं और कार्यपालिका को कहें, चाहे विधायिका को कहें, चाहे न्यायपालिका को कहें, ये तीनों शाखा सरकार के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और किसी भी शाखा को अत्यधिक शक्तिशाली होने से रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन बनाए रखती हैं। केंद्र सरकार की जब बात करते हैं, जिसे संघ सरकार के नाम से भी जाना जाता है, भारत में सर्वोच्च शासी प्राधिकरण है। वह राष्ट्रीय स्तर के प्रशासन और नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार है। केंद्र सरकार क्या है? राष्ट्रीय स्तर के प्रशासन और नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार है। यानी राष्ट्र स्तर पर जो भी प्रशासनिक व्यवस्था हमें देखने को मिलती है वह केंद्र सरकार करती है। राज्य स्तर पर जो भी हमें नीतियों का निर्माण देखने को मिलता है वो केंद्र सरकार करता है। अब इस केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो हम बांटते हैं वो कैसे बांटते हैं तो हम देखते हैं। कार्यपालिका, केंद्रीय स्तर पर कार्यपालिका शाखा का नेतृत्व कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? हमारे राष्ट्र का एक औपचारिक प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यकारी शक्ति क्या इस राष्ट्रपति के पास मौजूद होती है? नहीं, हमारे राष्ट्रपति के पास वास्तविक कार्यकारी शक्तियां मौजूद नहीं होती। वो होती हैं हमारे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास, यानी मिनिस्ट्री और पीएम के पास। अब जो भारत का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के औपचारिक प्रमुख होने के साथ साथ भारतीय सशस्त्र बल का सेनापति भी है। यानी जो हमारा प्रेसिडेंट है उसके अगर पावर देखें संविधान के उपबंधों के अनुसार तो कह सकते हैं कार्यपालिका का, वो विधायिका का, वो न्यायपालिका का, वो सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। और औपचारिक प्रमुख भी है वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का। राष्ट्रपति की अगर पावर की बात करते हैं, शक्तियों की बात करते हैं, तो वो पीएम की नियुक्ति करता है, लोकसभा को भंग करता है और अध्यादेश जारी करता है। अब जहां हमने भारत का राष्ट्रपति देखा, वहीं पर अब हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को जानने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री क्या होता है? सरकार का मुखिया होता है और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। प्रधानमंत्री और मंत्री जो परिषद होता है, कानूनों को लागू करने और सरकार के दैनिक कार्यों के संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। वे संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं, यानी उनके ऊपर नियंत्रण किसका है? संसद का है। यहाँ हमने क्या समझा कि भारत के राष्ट्रपति को समझा और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को समझा। राष्ट्रपति अगर कागजी रूप से देखें तो हमारा मुख्य जिसको कहते हैं कार्यकारी है, प्रधान है। लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखें तो ये शक्तियाँ किसके पास हैं? हमारे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास हैं। अगर वर्तमान में देखें तो पीएम मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति देखें तो द्रौपदी मुर्मू है। यहाँ पर हमने केंद्र सरकार को कार्यपालिका के स्तर पर देखा। अब हम विधायिका के तौर पर कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे सिलेबस में पूछा जा सकता है। विधायिका भारत की संसद की सर्वोच्च विधायी निकाय है। इसे 2 सदन में बांटा जा सकता है, देखा जा सकता है। एक लोकसभा जिसे जनता का सदन कहते हैं और एक राज्यसभा जिसे राज्यों की परिषद और उच्च सभा कहते हैं। तो थोड़ा सा अब हम लोकसभा और राज्यसभा को जानने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा भारत का एक निचला सदन है जिसके सदस्य जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। लोकसभा कानून बनाने के लिए जिम्मेदार है और सत्ता में बने रहने के लिए लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं जो सरकार की तरफ से, पक्ष की तरफ से, उनका बहुमत होना बहुत जरूरी है। लेकिन राज्यसभा इसके विपरीत है, वो कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि राज्यसभा एक ऐसी उच्च सदन है, एक ऐसी हाई हाउस है जिसके सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के द्वारा जो भी कानून प्रस्तावित किए जाते हैं उसकी समीक्षा करती है और उनमें अगर कोई संवैधानिक संशोधन हो सकता है तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ हमने विधायिका के अंतर्गत क्या जाना? लोकसभा को जाना और राज्यसभा को जाना। वहाँ हमने कार्यपालिका के तहत क्या जाना? भारत के राष्ट्रपति को जाना, प्रधानमंत्री को जाना और मंत्रिपरिषद को जाना। राष्ट्रपति कागजी प्रधान है लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रधान है। लोकसभा एक निचली सदन है और राज्यसभा एक उच्च सदन है। लोकसभा भंग भी हो सकती है लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है और इसे हाई हाउस भी कहा जाता है। अब जब हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो केंद्रीय स्तर पर न्यायपालिका का नेतृत्व भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, जो देश का सर्वोच्च न्यायिक एक प्राधिकरण है। सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, जुडिशियल रिव्यू की। सर्वोच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के कानून और कार्य हमारे जो संविधान है, भारत का संविधान, उसके अनुरूप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। यह निचली अदालतों से अपीलों को सुनता है। राज्य और केंद्र सरकार के बीच जो विवाद है ये इसके मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हमने केंद्रीय स्तर पर क्या जाना?
भारत के राष्ट्रपति को देखा, कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को देखा, केंद्रीय स्तर पर हमने विधायिका के अंतर्गत लोकसभा एवं राज्यसभा को देखा, केंद्रीय स्तर पर हमने न्यायपालिका के तहत हमने सर्वोच्च न्यायालय को देखा। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कि राज्य के अंतर्गत कार्यपालिका में क्या है, राज्य के अंतर्गत विधानमंडल में क्या है, राज्य के अंतर्गत न्यायपालिका में क्या है, तो इसको हम आगे के वीडियो में आपके बीच में साझा करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मई में होने वाली परीक्षा में आप बेहतर करेंगे। आप मंगला देवी स्मारक ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत जो भी वीडियो डाउनलोड किए जा रहे हैं आप उसे लगातार सुन रहे होंगे। आप मुझे किसी भी समय फ़ोन कर सकते हो वर्किंग आवर में। कोई भी एग्जामिनेशन से प्रॉब्लम है लिखने में, पढ़ने में, समझने में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके सवालों के जवाब के साथ आपके सामने हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर रिजल्ट लाएंगे, जिससे न केवल आपका गौरव बढ़े, हमारा भी नाम और प्रतिष्ठा शिक्षा के क्षेत्र में बढ़े। क्योंकि मंगला देवी स्मारक ग्रुप ऑफ कॉलेज की एकमात्र उद्देश्य है कि आपकी सफलता हमारी सफलता। धन्यवाद, नमस्कार।